बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम उन 4 किताबों पे वीडियोस बनाएंगे जिसमें शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान ने करप्शन की और इसके सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। किताबें लिखी गई, हवाले दिए गए और पहली किताब जो आज जहाँ से हम ये सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, कैपिटलिज्म एटलीस्ट हील, रेमंड बेकर की ये किताब है जिसमें शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की करप्शन के किस्से लिखे गए। और रेमंड बेकर एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, एक अथॉरिटी फाइनेंशियल क्राइम पे समझे जाते हैं। और उन्होंने जो कुछ इसमें लिखा, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और इसके अलावा बाकी मुल्कों का, जिसमें इन्होंने इस किताब में जिसका हवाला दिया है कि किस तरह पैसे को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाते हैं और किस तरह चैनल्स और कौन से ऐसे ज़राए थे जो अपनाए गए कि पैसे को अपने ममालिक से, यानी जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ से इकट्ठा किया जाए और बाहर भेजा जाए, कौन से तरीके अपनाए गए। और रेमंड बेकर अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं, क्योंकि उन्हें एक ग्रांट मिलती है 1996 में जॉन डी कैथरीन और टी मैकआर्थर फाउंडेशन की तरफ से, कि वो फ्लाइट कैपिटल, पॉवर्टी और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के ऊपर एक उन्हें प्रोजेक्ट मिला, बताएं कि किस तरह दुनिया की जो मईशत है वो काम करती है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 23 ममालिक का दौरा किया और 335 बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इकोनॉमिस्ट, अटॉर्नीज, टैक्स कलेक्टर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सोशल साइंटिस्ट जो इस बात का तयन लगाते हैं, करते हैं कि कमर्शियल टैक्स का क्या ताल्लुक़ है हुकूमत के साथ, किस तरह कमर्शियल टैक्स को जो है इन्वेड किया जा सकता है, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कौन से चैनल्स हैं जहां से ये करप्शन की जा सकती है। बेकर अपनी किताब में लिखता है कि तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब जो पैसा था उसका यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। और उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर 1 मिलियन का हवाला दिया और आगे हम चल के आपको बताएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो हवाले दिए गए, क्या लूप होल्स मौजूद हैं कि गरीब मुल्कों का पैसा बाहर जाता है और इस पैसे को अमीर मुल्क इस्तेमाल करते हैं, यानी गरीब मुल्क और गरीब हो जाते हैं और अमीर मुल्क उनकी मईशत कभी भी उसे किसी किस्म का धचका भी नहीं पहुंचता। इसकी वजूहत क्या हैं? रेमंड बेकर अपनी इस किताब में इन्होंने हर तरह से, और जो जितने लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया, कुछ लोगों के रेफरेंसेस भी इस किताब के अंदर दिए गए और बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को वो अपनी इस किताब में रिवील करते हैं। व्यूअर्स, वो लिखते हैं कि करप्शन और जुल्म का ये सिलसिला ऊपर से नीचे की जानिब चलता है। यहाँ के सियासी ख़ानदान मुसलसल कौमी दौलत को लूट रहे हैं और मफाद परस्ती की वजह से कौमी मुआशी पॉलिसियों को तबाह किया जा रहा है। बैंकों से कर्जे ज़्यादातर हैसियत और ताल्लुकात वाले जो लोग हैं उन्हें दिए जाते हैं। उमरा अपनी ज़्यादातर दौलत मगरबी तिजोरियों में भरते हैं और अपने लिए जितने भी कर्जे जो उन्होंने लिए हैं, जब वापस करने की बारी आती है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कर्जे उन्हें वापस ना करने पड़े, जिसकी वजह से बैंक नाकाम हो जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम अपनी बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाती है। आखिर में गरीब और जो लाचार अवाम है बेचैनी और कर्ब के समंदर में गोते लेना शुरू कर देती है, जिससे दहशतगर्दी को परवान चढ़ने के लिए बेहतरीन बुनियाद मिलती है। रेमंड बेकर ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि माजी बैद में जब बरसगीर पर बरतानवी राज था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के बहुत बड़े ख़जानों और कीमती असासों को गायब कर दिया और फिर इंतहाई कम कीमत पर ख़रीद कर बैरून मुल्क पहुँचा दिया गया। मगर पिछली चंद दहाइयों में अमीर और चलाक पाकिस्तानियों ने पूरे तसलसल और जाँफशानी के साथ मुल्की वसाइल को लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इसका आगाज़ तब हुआ जब बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा बैरून मुल्क रखने की इजाज़त दी गई और इससे बरामदात की कम मालियत की रसीदें और दरामदात की ज़्यादा मालियत की रसीदें बनाकर मुल्क की दौलत का बड़ा हिस्सा बाहर रखा जाने लगा। और 50 की दहाई के आखिर में वो हवाला देते हैं कि मशीनरी की दरामद में ली गई रिश्वत और कमीशन से कारून के इन ख़जानों में बेपनाह इजाफा हुआ जो बाहर के बैंकों में पाकिस्तान की दौलत पड़ी हुई है। बाद में
बरसर इक़्तिदार सियासतदानों और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने यह रास्ता अपनाया और ये एक बाकायदा फैशन बन गया और बड़े बड़े हुक्मरानों ने भी ये काम शुरू कर दिया। जिस तरीके से हज़म की गई रकम 60 से 100 अरब डॉलर के दरमियान है, ऐसा रेमंड बेकर अपनी इस किताब में लिखते हैं। पाकिस्तान की माजी के करीब तारीख पर दो ख़ानदानों का राज नज़र आता है जो उन्होंने मेंशन किया, एक भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान। इस किताब के अंदर उन्होंने इन दोनों अदवार का जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाया गया और क्या तरीके अपनाए गए। वो लिखते हैं कि 1988 में बेनज़ीर पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी और 1990 में करप्शन और अखरबा परवी के इल्ज़ामात के तहत हुकूमत ख़त्म होने तक इसी ओहदे पर रही। 1993 में दोबारा मुंतखब होती हैं। 1996 में दोबारा उनकी हुकूमत पहले से भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात के तहत ख़त्म हुई। उनके दौरे इक़्तिदार से लेकर अब तक जो सामने आया वो बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को आलमी मेयार के चोर के तौर पर सामने लाया है, ऐसा लिखते हैं रेमंड बेकर। और ये भी कहते हैं कि 1988 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बेनज़ीर इतलात थी, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं और जो सोर्सेज को वो कोट करते हैं, वो लिखते हैं कि तकरीबन 26,000 सरकारी नौकरियां अपने सियासी हवारियों को दी, जिनमें सरकारी बैंकों की आला दर्जे की नौकरियां भी शामिल हैं। तरीकाकार व्यूअर्स ये अपनाया गया कि बैंक कायम किए गए और वहाँ पर जो की पोस्ट थी वहाँ पर अपने बंदे बैठा दिए गए ताकि जब पैसा बैंकों में आए तो उसकी जो मूवमेंट है वो आसान हो सके। सही कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखे बगैर कर्ज दिए गए। मुबैना तौर पर बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी ने 50 बड़े प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए के गैर महफूज कर्ज लिए। ये कर्ज किसी और के नाम पर निकलवाए गए लेकिन बिलाखिर भुट्टो जरदारी के अकाउंट तक पहुंच गए, चूंकि तरीकाकार ऐसा अपनाया गया था। जरदारी के बकौल ये कर्जे तीसरी दुनिया में, रेमंड बेकर लिखता है कि तीसरी दुनिया में सनती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया जरदारी साहब की तरफ से। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन हासिल करने के लिए 42 करोड़ 10 लाख रुपए यानी तकरीबन $10 मिलियन, ऐसा उन्होंने लिखा, 3 नई शुगर मिलों पर खर्च करवाए और ये सब मुख्तलिफ नामों पर उनके लिए ही किया गया। एक और डील में उनको तकरीबन 4 करोड़ रुपए पाकिस्तान स्टील मिल के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में अपनी सरकारी रिश्तेदारियों की वजह से मिले। इन सब के साथ उन्होंने मुख्तलिफ नाम भी हासिल किए, जैसे मिस्टर 5%, मिस्टर 10%, 20%, मिस्टर 30% और आखिरकार बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर बराए सरमायाकारी बने तो उन्हें मिस्टर 100% के नाम से भी जाना गया। पाकिस्तानी हुकूमत का वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा ज़रिया आमदन कस्टम ड्यूटी है और बाद अज़ां टैक्सों से बचना कौमी मुश्किल बन गया। व्यूअर्स याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ पाकिस्तान में मंगवाई जाती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। जब हुकूमत आपकी होगी, ये एक तरीकाकार अपनाया गया कि कस्टम ड्यूटी को माफ़ कर दिया जाए और इस तरह एक जो पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है उसको अरबों रुपए का इस तरह नुकसान हुआ और एक दफ़ा नहीं मुतादिद बार हुआ। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि सबसे ज़्यादा कमाई वाले ज़रिए से अपना हिस्सा वसूल किया जा सके? बज़ाहिर कस्टम करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ें और अमीर भी बने ज़रूर है, ऐसा लिखते हैं रेमंड बेकर अपनी इस किताब में। हम एक मशहूर ज़माना इंस्पेक्शन कंपनी के साथ मुआहिदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट उस कंपनी को 1% अदा करेगी ताकि वो दरामदात की कीमतों की रसीदें चेक करे और कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए लाखों डॉलर कमीशन देगी। SGS जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी झैली कंपनी को टेक्ना जो कि इंस्पेक्शन के हवाले से बहुत बड़ा ग्रुप है, इस मुआहदे पर मुत्तफिक थी। यानी आपने जिन लोगों ने इंस्पेक्शन करनी थी, जिन्होंने ऑडिट करना था, उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। 1994 में कमीशन की शरह एक ख़त के मुताबिक 6% और 3 यानी तय हुई, जो कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स जिसका हवाला आपने कई बार अपनी खबरों में सुना होगा कि 2 कंपनियां बूमर फाइनेंसिस और नेसम ओवरसीज़, अगर नामों में व्यूअर्स कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह लिखे गए थे इसका प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन एक कंपनी बूमर फाइनेंसिस और दूसरी नेसम ओवरसीज़ इनकॉर्पोरेशन जो कि बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी की मुश्तरका कंट्रोल में है को बतौर कंसल्टेंसी देने के लिए ये चीज़ें तय पाई, ऐसा लिखा गया है रेमंड बेकर की तरफ से। बीवे कंपनीज को $12 मिलियन उनके स्विस अकाउंट्स में दिए गए। SGS पर इल्ज़ाम है कि उसने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर कमीशन दिए। जब इन इंस्पेक्शन कंपनीज के कमीशन पर बेनज़ीर भुट्टो को पूरा इल्ज़ाम ठहराया तो उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट को अपनी पूरी ईमानदाराना सलाहियतों के साथ चलाया है, बगैर किसी लालच के, सिर्फ
तशक्कुर और मोहब्बत के लिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 1994 में जो चीज़ें सामने आई, रेमंड बेकर अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो फिर 1994 में पोलैंड से 83 मिलियन के ट्रैक्टर, यानी ये दूसरा मौका है जब करप्शन की गई, 83 मिलियन के ट्रैक्टर पाकिस्तान दरामद किए गए। अर्सस ट्रैक्टर्स, जो लोग पुराने हैं उन्हें याद होगा कि अर्सस ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में आए, ने जरदारी की एक कंपनी दरगली एसोसिएट्स को 7% कमीशन अदा किया। बेनज़ीर ने इन ट्रैक्टरों की दरामद पर टैक्स माफ़ कर दिया। यानी ये वो तरीका था जो अपनाया गया कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसका हवाला मैंने आपको पहले दिया। रेमंड बेकर ये भी लिखता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी ख़जाने को 1.7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस स्कीम की इजाद से पहले ही तकरीबन 500 सफ़ात का फलंदा कमीशन तय करने के लिए, यानी कमीशन बनाने के लिए तैयार किया गया था। अच्छा, पोलिश ट्रैक्टर डील, वो लिखता है कि सिर्फ एक शुरुआत थी। फ्रेंच लड़ाका हथियारों के मुआहदे के लिए जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने F-16 का 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हाथों भेजने से इनकार कर दिया, तो बेनज़ीर भुट्टो ने फ्रेंच डिसॉल्ट एविएशन जो इंजन तैयार करती है और थॉमसन CF जो एविएशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करती है, से $4 अरब मिराज हथियारों का मुआहदा कर लिया। और उन्होंने बगैर किसी रेजिस्टेंस के 5% मुआवजा जरदारी की एक कंपनी को अदा करने का इशारा दिया। इस मुआहदे से एक खतीर रकम $200 मिलियन जरदारी और भुट्टो के हिस्से में आई, मगर बदकिस्मती से उस वक्त तक, यानी उन तक ये नहीं पहुंच सकी और उनके इक़्तिदार का खात्मा हो गया। मगर सोने की तजारत व्यूअर्स, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका जिक्र रेमंड बेकर अपनी किताब में करता है कि सोने की तजारत ने उन अवामी लुटेरों को बहुत कुछ दिया। सोना एशियाई खित्ते में सकाफती तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। हम सब जानते हैं कि सोने की क्या अहमियत है और बरसगीर में इसे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ख़ास तौर पर औरतों में दौलत की नुमाइश के लिए। $100 बिलियन से भी ज़्यादा रकम, इसका वो हवाला दे रहा है, इस गैर मुफीद असासे पर पाकिस्तान, इंडिया और इर्द गिर्द के ममालिक में खर्च की जाती है। यानी कितनी परचेस हो रही है सोने की, उसका हवाला यहाँ पर दिया गया। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है। वो ये भी लिखता है कि खुलेआम इस तजारत को चलाने के लिए एक पाकिस्तानी अरबपति ताजिर अब्दुल रज़ाक याकूब ने दुबई में भुट्टो से खुसूसी दरामद के लिए लाइसेंस के लिए कहा। 1994 में जरदारी की एक तेल की कंपनी MS कैप्रिकॉन ट्रेडिंग बनाई गई। इसी साल के आखिर में मिस्टर जेम्स, जो कि भुट्टो ख़ानदान का शोरूम में अटॉर्नी था और 20 साल से ज़्यादा बहुत करीबी दोस्त भी रहा, उसने कैप्रिकॉन ट्रेडिंग के लिए सिटी बैंक दुबई ब्रांच में अकाउंट खुलवाया। और 1999 में अमेरिकन सेनेट की रिपोर्ट के मुताबिक वो लिखते हैं कि मिस्टर जेम्स ने दुबई बैंकर्स को नहीं बताया था कि जरदारी साहब, यानी जरदारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक थे, और ना ही बैंकर्स के मालिक के बारे में पूछा था। दुबई में अकाउंट खोलने के थोड़े अरसे बाद मिस्टर जेम्स ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें इसको गारंटी दी गई कि बैंक इसके भेजे हुए हर क्लाइंट से कमाए हुए पहले 3 साल की फीसद, यानी 20% कमाई उसे देगा। यानी ये कट मिस्टर जेम्स ने तय किया। व्यूअर्स, रेमंड बेकर अपनी किताब में ये भी लिखता है कि अक्टूबर 1994 में सिटी बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक $10 मिलियन की खतीर रकम कैप्रिकॉन के दुबई अकाउंट्स में रज़ाक याकूब की कंपनी ARY एक्सचेंज की तरफ से जमा करवाई गई। ये भी लिखा, मैं बार बार रेफरेंस यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि मैं कल को ये नहीं चाहूँगा कि ARY वाले हमें कोई लीगल नोटिस भेजें, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रेमंड W बेकर अपनी किताब कैपिटलिस्ट एक्लीस हील्ड में वो लिखता है कि ARY एक्सचेंज की तरफ से जमा करवाई गई और फिर दिसंबर में रज़ाक याकूब की खुसूसी दरामद का लाइसेंस मिल गया। बहुत बड़ा लाइजॉन उन्होंने शो किया है अपनी इस किताब में जरदारी ख़ानदान के साथ, जिससे इसने अगले 3 सालों में $500 मिलियन से ज़्यादा का सोना पाकिस्तान दरामद किया। रकूम इजाफी तौर पर दुबई और स्विस सिटी बैंक अकाउंट्स में आई और रकूम को सिटी बैंक चैनल आइलैंड की ज़ैली ब्रांच में मुंतकिल किया गया, जिससे अपने दूसरे दौर में इक़्तिदार के इख्तिताम के करीब भुट्टो केस ने एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर ली। ऐसा रेमंड बेकर ने अपनी किताब में लिखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान और अपोजिशन पार्टी 1995 में लंदन में एक निजी सुराग रसा कंपनी, यहाँ पर व्यूअर्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव मौजूद हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं, और इनका काम ये होता है कि वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, हुकूमती डॉक्यूमेंट्स,
टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जायदादों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स के हवाले से डिटेल्स, ये सब प्राइवेट डिटेक्टिव्स करते हैं। और इसी चीज़ का वो हवाला यहाँ पर दे रहा है कि 1995 में लंदन में एक निजी सुराग रसां कंपनी से मिले जिसने किसी नामालूम जरिए से हासिल किए गए दस्तावेजी सबूत $10 मिलियन में फराहम करने की दावत दी थी। इस मुलाकात में डील फाइनल ना हो सकी, लेकिन 2 साल बाद जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार से बाहर थी और उनके खिलाफ तहकीकात जारी थी, तो वो दस्तावेजी सबूत $1 मिलियन के एवज हासिल कर लिए गए। व्यूअर्स, रेमंड बेकर अपनी किताब में यह भी लिखता है कि साल 2000 में पाकिस्तान कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस एहसान फरामोशाना करप्शन की तहकीकात से इन दस्तावेजात और दूसरे ज़राए से भुट्टो और जरदारी के असासेजात और अकाउंट्स की मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। यहाँ तक कि मुबसरीन के मुताबिक उनके पास बुखला देने की हद तक, यानी सरप्राइजिंगली बहुत सारे, यानी इंसान अगर इन जो एक लंबी सी लिस्ट है इसे देखे तो हैरान परेशान रह जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सैकड़ों जायदादें मिलेंगी, दर्जनों कंपनियां, दर्जनों बैंक अकाउंट्स जो इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की दौलत को बाहर भेजने के लिए और बैरून मुल्क जो हैं वो असासाजात बनाए गए। व्यूअर्स, इसकी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ चीदा चीदा सी। और आपने मुतादिद बार मुख्तलिफ जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ये डिटेल्स देखी भी होंगी। बरतानिया के अंदर वुड एस्टेट सरे 20 रूम्स का मेंशन, 355 एकड़्स, और इसके अलावा पोलो ग्राउंड है, 4 फ्लैट्स इन लंदन है। फ्रांस में भी जायदादों का जिक्र है, कुछ कंपनीज का जिक्र किया गया है। स्विट्ज़रलैंड में भी बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया गया है जिसका बहुत शोर था, वो मैं आगे आपको चलकर बताऊंगा। फिर अमेरिका के अंदर भी जायदादें हैं, इन्वेस्टमेंट की गई, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जिसका हवाला रेमंड बेकर अपनी किताब के अंदर भी देते हैं। इस बात का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया और ख़ास तौर पे कागजात भी मौजूद हैं जिनका मैंने आपको हवाला दिया। कुछ ऐसे खतूत भी हैं जिनमें उन्होंने हिस्से और अदायगी के बारे में लिखा था, और बहुत सारी ऐसी मुलाकातों का भी जिक्र किया गया है इस किताब के अंदर, जिसमें कमीशन और रिश्वत तय कैसे की जाएगी, कहाँ पर ली जाएगी, ये तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। और ऐसे सर्टिफिकेट जिनसे ये जाहिर होता है कि किस तरह बैरून मुल्की कंपनियों को बतौर फ्रंट मैल इस्तेमाल किया गया। कागजात से ये बात भी खुलती है, यानी सामने आई कि किस तरह बैरून मुल्क के इदारों ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, जो कि इन इदारों जिन्होंने अदायगियों की और बैंक जिन्होंने इन रकूम को हैंडल किया। इसके अलावा भुट्टो ख़ानदान ने ऐसे इंतजाम किए जिनकी वजह से उनकी दौलत मगरबी ममालिक की कंपनियों, मगरबी वकीलों और मगरबी दोस्तों के भरोसे पर थी। और आखिरकार स्विस जो हुकूमत थी वहाँ ये कहते हैं कि आखिरकार जब उन्होंने सब चीज़ें अपने सामने होते देखी तो उन्होंने एक्शन लिया और फिर भुट्टो और जरदारी के 17 अकाउंट्स सील कर दिए गए। 2 पर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म आयद हुआ और फिर मज़ीद ये भी देखा कि जो SGC से रिश्वत लेने पर जो अदालत ने इस पर जुर्माना भी किया। खैर, आपको ये तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मिलेंगे। व्यूअर्स, ये सिर्फ जरदारी ख़ानदान की करप्शन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को हर उस शख्स ने लूटा है जिसे मौका मिला है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इन चैनल्स को इस किताब के अंदर जैसा मेंशन किया गया है वही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ कि इस किताब के अंदर रेमंड बेकर ये भी लिखता है कि बेनज़ीर चूँकि मुल्क से बाहर थी, करप्शन के केसेस चल रहे थे, और ये वो दौर है जब आसिफ अली जरदारी जेल में और मोहतरमा लंदन कभी दुबई के चक्कर लगा रही थी और दुनिया में एक उनका अपना इमेज बनाने की वो कोशिश कर रही थी कि उन पर कितना जुल्म हुआ, बाप को फांसी हो गई और माँ की याददाश्त चली गई, जहाँ तक खामद का ताल्लुक़ है वो जेल में है। तो उन्होंने ये एक तासुर दिया और बाहर की दुनिया को एक अपनी ऐसी पिक्चर पेश की कि शायद लोगों की और इंटरनेशनल एक्टर्स की हमदर्दियां हासिल की जा सकें। व्यूअर्स, इस सिचुएशन को जिसका हवाला रेमंड बेकर अपनी किताब में देता है, अगर हम नवाज शरीफ पर फिट करें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर, यानी पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे मौजूद हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल एक्टर्स को कोशिश की जा रही है किस तरह इस खेल में शामिल किया जा सके। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे, यानी बेनज़ीर के पीछे भी करप्शन थी,
पीपल्स पार्टी के पीछे करप्शन थी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किस तरह ये लोग अपने मुल्कों में करप्शन करते हैं और यहाँ पर आकर पुरतायुश किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान का, चूँकि रेमंड बेकर अपनी किताब में ये भी लिखता है कि कानून मौजूद है, इंटरनेशनल एक्टर्स मौजूद हैं जो इस पैसे को हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लूप होल्स मौजूद हैं जो हैंडलिंग करते हैं इस पूरे सिस्टम की। क्योंकि कमीशन, जस्ट इमेजिन कि $2 अरब या $50 मिलियन की जो 2% कमीशन कितने करोड़ों में होगी। तो जब लोगों को कमीशन मोटी तगड़ी नज़र आती है तो यकीनन इन चैनल्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, कुछ मेरा एनर्जी लेवल, क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी, डाउन हो गया है। व्यूअर्स, ये हमारी सिर्फ जरदारी ख़ानदान के हवाले से रिपोर्ट है जिसका हवाला रेमंड बेकर ने अपनी किताब में दिया, बड़ी डिटेल के साथ दिया, आज हमने आपके सामने पेश की। और अब अगली किस्त के अंदर हम आपको बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान के कारनामे क्या रहे और रेमंड बेकर अपनी इस किताब में इनके बारे में क्या लिखता है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों को जब मौका मिलता है तो ये किस तरह करप्शन करते हैं और किस तरह वतन अजीज़ को खोखला कर रहे हैं। हमारे इतने बुरे हालात नहीं हैं कि हमारी इकॉनमी कभी भी 70 सालों में भी अपने पाँव पे ना खड़ी हो सके। सिर्फ इन हुक्मरानों की जो करप्शन है इस वजह से पाकिस्तान आज दहाने पे खड़ा हुआ है। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।